नमस्ते। बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के इस पाठ्यक्रम में इस आभासी तासिका में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, बीए बीएससी द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात सामान्य हिंदी भाग 4 इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार गद्य के विविध आयाम इस पुस्तक में से 5 पाठ हमने अब तक पूर्ण कर लिए हैं, जिनमें रजनी गुप्त लिखित स्त्रीघर यह डायरी, उसके उपरांत हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य कर कमल हो गए, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रिपोर्टाज जहां आकाश नहीं दिखाई देता, उसके उपरांत अर्चना वर्मा द्वारा लिखित एक पत्र कुरीति तोड़ो परिवार नहीं एवं मोहन राकेश लिखित एक महत्वपूर्ण जीवनी स्वामी दयानंद, ये हमने विगत 8 सप्ताहों में पूर्ण कर लिए हैं। 8 तासिका, लगभग 8-9 तासिकाएं हुई इस विषय पर। मेरे ख्याल से स्त्रीघर इस डायरी को पूर्ण करने के हमें 4 तासिकाएं लगी। 1 तासिका में कर कमल हो गए, 2 तासिकाएं हमें जहां आकाश नहीं दिखाई देता इस रिपोर्टाज को लेकर हुई, और उसके उपरांत 1 तासिका में पत्र कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, तथा उसके उपरांत हमने एक ही तासिका में स्वामी दयानंद इस मोहन राकेश रचित जीवनी को देखा है। तो इस प्रकार से हमारा 50% पाठ्यक्रम यहाँ पूर्ण हो जाता है। इसके उपरांत का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम को अगर हम देखते हैं तो भाषा संबंधी पाठ्यक्रम इसमें आ जाता है। भाषा संबंधी पाठ्यक्रम में, जिसको हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, इसमें 4 अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है, जिनमें एक मीडिया लेखन है, दूसरा वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी है, तीसरा अशुद्धि शोधन और चौथा अनुवाद का है। अब ये चारों के चारों अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं आपके पाठ्यक्रम के, क्योंकि ये साहित्यिक नहीं अपितु भाषा के आधार पर है, और भाषा के आधार पर होने से इनमें बहुत ध्यान लगाकर पढ़ना होगा। इसमें हम पाठ्यक्रम को एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत 4 शीर्षक हैं। पहला शीर्षक है मीडिया लेखन या माध्यम लेखन, दूसरा शीर्षक है वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली या हिंदी, तीसरा है अशुद्धि शोधन और चौथा अनुवाद। अब ये चारों भाषा संबंधी या यूं कहें प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधी जो पाठ्यक्रम के अंश हैं, पाठ्यांश हैं, उन पाठ्यांशों में रोजगार मूलकता है। मतलब ये अगर चारों पाठ्यांशों को आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको रोजगार की संभावनाएं निर्माण हो जाती हैं। अब ध्यान रखिए, आज के इस बेरोजगारी के महायुग में आपको रोजगार पाने के लिए साहित्य नहीं अपितु भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से ये चारों पाठ्यांश, चाहे वो मीडिया लेखन या पत्रकारिता के हो, चाहे वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी के अंतर्गत हो, चाहे अशुद्धि शोधन हो और अनुवाद हो, ये चारों आपको रोजगार प्रदान कर सकते हैं। अब इनका मैं शीर्षकों के उपशीर्षकों के तहत आपके सामने पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ। इसकी
पीपीटी, पीडीएफ और शायद वीडियो भी मैंने डाल दिया है। फिर भी साहित्य के बाद भाषा की ओर जाने के लिए एक बार पुनरावर्तन होना आवश्यक है। उस दृष्टि से मैं आपके सम्मुख ये बातें पेश कर रहा हूँ। तो ठीक है, भाषा के पाठ्यक्रम में जो 4 अलग अलग शीर्षक हैं, उसमें पहला शीर्षक आता है मीडिया लेखन, जिसको हम माध्यम लेखन या जनसंचार माध्यम के लेखन कहते हैं। इसके अंतर्गत जो उपशीर्षक हैं उन पर हम इस समय विचार करेंगे। पहला है जनसंचार माध्यम विविध रूप। आज जो जनसंचार माध्यम के रूप हैं या प्राचीन काल में जो थे, मध्यकाल में जो थे, और आज जो आधुनिक और अत्याधुनिक जनसंचार माध्यम के अलग अलग रूप हैं, उनको हमें संक्षेप में देखना है। उसके उपरांत समाचार लेखन। अब समाचार लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकार बनने के लिए, फ्रीलांसर बनने के लिए, स्वतंत्र पत्रकार बनने के लिए किसी एक पत्र से नहीं अपितु सभी पत्रों से कांटेक्ट रख करके चलने वाला जो फ्रीलांसर होता है, उसकी दृष्टि से यह वार्ता लेखन है, समाचार लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये सही तरह से आप इसे लिखने की कोशिश करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो आप एक अच्छे पत्रकार के रूप में, एक अच्छे वार्ताकर के रूप में, या जो न्यूज़ प्रदान करता है उसके रूप में प्रसिद्ध हो सकते हैं। फिर इसमें दूसरा भाग है आपके पाठ्यक्रम में, समाचार लेखन के बाद है रेडियो वार्ता लेखन। ध्यान रखिए, पत्रकारिता में मुद्रित माध्यम में समाचार लिखना जितना कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन रेडियो वार्ता लेखन है। कठिन है, मगर एक बार सीख जाने पर, उसका अभ्यास प्रायः करने पर कोई कठिनाई नहीं आ सकती। तो इस दृष्टि से यह ज़रूरी है आपको कि रेडियो, जो ये दूसरा जिसे हम आकाशवाणी कहते हैं, उस माध्यम का भी प्रयोग हम अपनी पढ़ाई के लिए करें, और उसमें जो वार्ताएं लिखी जाती हैं उस पद्धति से वार्ता लिखने की कोशिश करें। और इसमें अगला भाग है फीचर लेखन। ये भी पत्रकारिता से संबंधित है, इसको भी हम डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, भाषा के पाठ्यक्रम में जो पहला भाग है जनसंचार माध्यमों का लेखन या मीडिया लेखन, उसमें 4 अलग अलग उपशीर्षक हैं। पहला उपशीर्षक है जनसंचार माध्यम विविध रूप, दूसरा समाचार लेखन, तीसरा रेडियो वार्ता लेखन, और चौथा फीचर लेखन। बहुत ही महत्वपूर्ण लेखन का ये प्रकार है। अब तक ध्यान रखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी में गत सत्र में जो आपको पढ़ाया गया वह एक थेरोटिकल भाग था, जिसके अंतर्गत हमने प्रयोजन मूलक भाषा, भाषा शिक्षण, भाषा कौशल, व्यावसायिक हिंदी, निबंध लेखन, ये थेरोटिकल भाग देखा है। लेकिन प्रैक्टिकल की दृष्टि से देखा जाए, प्रत्यक्ष की दृष्टि से देखा जाए, तो ये भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसमें पहला शीर्षक के अंतर्गत हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये पत्रकारिता क्या होती है, समाचार लेखन क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, रेडियो वार्ता लेखन क्या होता है, यूँ कुल मिलाकर के जनसंचार माध्यम क्या होते हैं, जनसंचार माध्यमों की भिंडी कैसे होती है, जनसंचार माध्यमों का इतिहास क्या है, और अत्याधुनिक यानी प्राचीनतम जनसंचार माध्यम से लेकर के अत्याधुनिक जनसंचार माध्यम तक ये सारा जो व्याप्त हुआ नया क्षेत्र है, उसको लेकर के चर्चा करेंगे। समाचार लेखन, रेडियो वार्ता लेखन और फीचर लेखन, इसमें भी बहुत मन लगा करके पढ़ेंगे, ताकि एक आपकी कौशल आ जाए आप में। इस कौशल के माध्यम से आप आगे चल करके रोजगार भी पा सकते हैं। दूसरी बात, आप में से अधिकांश छात्र जो तासिका करते हैं वो बीएससी से संबंधित हैं, और मैं स्वयं बीएससी हूँ, बाद में मैंने एमए किया, इसलिए आपको बीएससी से संबंधित भी कुछ विज्ञान और तकनीक के संबंधित भी दूसरे शीर्षक के अंतर्गत पढ़ना है, वैज्ञानिक तकनीकी हिंदी। मतलब
विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हिंदी या टेक्निकल हिंदी, तकनीकी हिंदी को भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय हैं उन सब में प्रयुक्त होने वाली हिंदी क्या है उस पर भी हमें चर्चा करनी है। इसके अंतर्गत पहले ये हमें देखना है कि वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन का स्वरूप और उसकी विशेषताएं क्या है। ध्यान रहे आप इस समय बीएससी में अधिकांश विषय, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर साइंस हो, सब अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं। लेकिन एक दिन अवश्य आएगा और आ रहा है कुछ ही दिनों में कि ये विषय भी हिंदी माध्यम से, यूं कहेंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जिन 22 भाषाओं का समावेश किया गया है उन सभी के सभी 22 भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी विषय भी पढ़ाए जाएंगे। इसलिए आपको ये लेखन करने आना चाहिए। वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन का स्वरूप और ये विशेषताएं, इसके पहले सत्र में हमने वैज्ञानिक विषयों पर निबंध लेखन की बात कही थी और वो निबंध लिखते लिखते उसके आर्टिकल लेखन, शोध निबंध लेखन, इतना ही नहीं वैज्ञानिक विषयों पर लेखन करना बहुत कठिन है, उतना ही आसान भी है अगर आपके पास भारतीय, यूं कहेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली है तो ये करने में आपको कोई हर्ज नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आगे चलकर हम देखते हैं कि वैज्ञानिक लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका। ध्यान रहे आपके सारे अध्यापक, चाहे वो बॉटनी के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे जूलॉजी के हो, चाहे फिजिक्स के हो, आपको मराठी के माध्यम से ही पढ़ाते हैं। मतलब उनके वाक्य की रचना, उनमें अधिकांशतः जो क्रियापद हैं वो मराठी के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य शब्द होते हैं अंग्रेजी के, जैसे अगर बॉटनी में देखा जाए तो पैरासाइट जैसा शब्द है या एनिमल किंगडम या फिर किंगडम प्लांटी वगैरह शब्द हैं, तो इनके लिए क्या प्रतिशब्द हमारे पास होने चाहिए, खास करके माइक्रोबायोलॉजी को लेकर के सूक्ष्म जीव शास्त्र के कौन से शब्द होने चाहिए, इसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। विशेष करके मुझे ऐसा लगता है कि आपके पाठ्यक्रम में परिशिष्ट में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली में अलग अलग विषयों की, भूगोल जैसा विषय है जो साइंस का उतना ही है जितना आर्ट का है, ज्योग्राफी है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इन सारे विषयों के कुछ कुछ शब्द जो आए दिन प्रयुक्त होते हैं उनके हिंदी पर्याय, पारिभाषिक शब्द आपको देखने पड़ेंगे। और ये वैज्ञानिक और लेखन में पारिभाषिक शब्दावली की भूमिका क्या होती है, इसके अंग्रेजी में टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करने वाले हैं। खास करके पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कैसे किया जा सकता है, इसके कौन कौन से चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं: ग्रहण, अनुकूलन, संचयन और निर्माण। ये चरण कैसे होते हैं, उसके उपरांत परिशिष्ट अ में जो आपको वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली दी है उसके कुछ शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। अंग्रेजी शब्द के जितने भी पर्यायी हिंदी शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको भी याद करना पड़ेगा। उसके उपरांत आपको वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद का स्वरूप। अब देखिए शब्द तो आपके पास आ गए, मतलब विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का लेखन करने के लिए आपको अंग्रेजी के पर्यायी हिंदी शब्द तो पारिभाषिक शब्द मिल गए समझिए, लेकिन केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। आपको एकाध परिच्छेद जो अंग्रेजी में दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद करना भी आना चाहिए। मतलब वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा और वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद के सैद्धांतिक और व्यावहारिक, मतलब थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल, इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। ध्यान रहे विज्ञान, अब देखिए संयोग की बात है कि पाश्चात्य देशों में औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति हुई तो उनकी भाषा में उन आविष्कारों, उस क्रांति के द्वारा जितने भी नए नए आविष्कार हुए, नई नई संकल्पनाएं आई, उनका अंग्रेजी में होना यह एक संयोग मात्र है। अगर ऐसी ही वैज्ञानिक क्रांति भारत में होती तो सारे शब्द भारतीय प्रयुक्त होते। अब हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है भाषा की दृष्टि से
तो हम कितने दिनों तक अंग्रेजी का बोझा उठाए रखेंगे। अतः हमें ये चाहिए, और नई शिक्षा नीति में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री अ, नरेंद्र मोदी जी ने ये आह्वान किया है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कि भारत के प्रत्येक प्रांत, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए, एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जो सारे वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों का हिंदी में ही या अपनी मातृभाषा में, महाराष्ट्र है तो मराठी में, कर्नाटक है तो कन्नड़ में, उत्तर प्रदेश है तो हिंदी में, उड़ीसा है तो उड़िया में, आसाम है तो असमिया में, पश्चिम बंगाल है तो बंगाली में, तमिलनाडु है तो तमिल में, केरल है तो मलयालम में। तो ये जो हमारी जो संविधान सम्मत 22 राजभाषाएं हैं, उनमें भी वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों का अ, लेखन और अनुवाद सीखना पड़ेगा हमें, और होना चाहिए उन विश्वविद्यालयों में। और मैं मेरे ख्याल से 2015 में मैं भोपाल के 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में गया था, और उस समय भोपाल के पास ही अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय में MBBS भी हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है। मतलब वैद्य बनना है, डॉक्टर बनना है, तो वो भी हिंदी के माध्यम से बन सकते हैं। इंजीनियर बनना है, अभियंता बनना है, तो भी हिंदी के माध्यम से बन सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था ऑलरेडी है। तो क्यों ना हम ऐसे शब्दों का अध्ययन करें। तो परिशिष्ट जो आपको दिया गया है कुछ अलग विषयों की शब्दावली का, उसका हमें अध्ययन करना है। और अनुवाद तकनीकी, वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद भी पढ़ना है, और साथ ही साथ उसका व्यवहार भी करना है। हम भी स्वयं हम भी स्वयं अपने किसी विषय के, यानी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से किसी एक विषय का एक चैप्टर या एक परिच्छेद आप हिंदी में अनुदित कर सकें, इतनी इस विषय को पढ़ने के उपरांत आप में महारत आ जाएगी, कौशल आ जाएगा। इसके उपरांत तीसरा महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का भाग है वो अशुद्धि शोधन, जिसको अंग्रेजी में प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। यानी अगर आप पत्रकारिता में हैं, आप किसी संपादकीय क्षेत्र में हैं, आप किसी संकलन और संपादन के क्षेत्र में हैं, तो आपको लिखित या मुद्रित पाठ को की अशुद्धियां निकाल करके उसे शुद्ध रूप में लिख करके छपवाने आना चाहिए। इसलिए अशुद्धि शोधन या प्रूफ रीडिंग का भी काम आपको आना चाहिए, जिसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि शब्दगत अशुद्धियां कैसे होती हैं, वाक्यगत अशुद्धियां कैसे होती हैं, और प्रूफ रीडिंग कैसे की जाती है, प्रूफ रीडिंग के क्या क्या मायने हैं, उसमें किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है प्रूफ रीडिंग में। अब देखिए, जैसे आप हर वर्ष महाविद्यालय के वार्षिकांक के लिए कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ लेख लिखते हैं, कुछ कहानियां लिखते हैं, कुछ चुटकुले लिखते हैं। वो जैसे कि वैसे अगर छाप दिया जाए तो लोगों की समझ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों को निकालने के लिए, उन अशुद्धियों के शोधन के लिए ये प्रूफ रीडिंग का व्यवसाय बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पढ़ने वाला व्यक्ति लेखक के मूल लेख को सही सही मायने में पढ़ सके, उसके मूल विचारों को समझ सके। इसलिए इस विषय का बहुत ही अधिक महत्व है। इसके उपरांत एक चौथा पाठ्यक्रम में आपका भाग है वो अनुवाद। देखिए, इससे पहले हम देखा था वो वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद। इसके अलावा अनुवाद के अनेक क्षेत्र हैं, खास करके बैंकिंग का क्षेत्र है। तो आपके पाठ्यक्रम में देखिए 2 क्षेत्रों का यहाँ उल्लेख अवश्य किया गया है। वो है बैंकिंग क्षेत्र का अनुवाद, मतलब बैंक में जो व्यवहार होते हैं वो सब लगभग अंग्रेजी में होते हैं, उनका भी अनुवाद हिंदी में करने आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सब आज न कल कमाने वाले हैं। जैसे आज हम कमाते हैं, आप भी कमाने लग जाएंगे कुछ दिन के बाद। आपका बैंक के साथ व्यवहार होगा, संपर्क आएगा, और उस व्यवहार करते समय आपको, अगर वो हिंदी के माध्यम से अगर आपने किया, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, इसका सार्थक हो जाएगा। तो बैंकिंग क्षेत्र में भी आज देखिए कि नोटबंदी से लेकर के आज इस कोरोना की कालावधि में अनेक व्यवसाय, अनेक बैंक ठप हो रहे हैं। तो इस विषय में भी आगे चल करके, यानी कारण कोई भी हो, हमें उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करना है, और बैंकिंग का विषय का अनुवाद भी, बैंकिंग के क्षेत्र के भी अनुवाद से हमें परिचित होना है।
साथ ही साथ मीडिया का अनुवाद, अभी हमने क्या देखा था, पहले देखिए जनसंचार माध्यमों का लेखन या मीडिया लेखन देखा था, पहला ही भाग इस सत्र का। तो उसमें मीडिया के अनुवाद में भी बहुत बड़ी भूमिका हमें निभानी। आज हम देखते हैं जैसे वर्तमान पत्रों में भी, या जिसे हम दैनिक पत्र कहते हैं, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में भी, या जितने भी नियतकालिक हैं, चाहे वो दैनिक है, चाहे साप्ताहिक है, चाहे पाक्षिक है, चाहे मासिक है, चाहे त्रैमासिक है, चाहे वार्षिक है, उन सब के अनुवाद भी लोगों के सामने रखने पड़ते हैं, क्योंकि आज जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें केवल एक भाषा से काम नहीं चलेगा। हमारा समाज बहुभाषी समाज है। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपको हिंदी भी आनी जरूरी है, आपको हिंदी आती है तो आपको मराठी भी आनी जरूरी है, आपको मराठी आती है तो आपको कन्नड़ भी आनी जरूरी है। तो ऐसे समाज में अगर आप अपने व्यवसाय की या अपने बैंक का कोई भी पत्र अगर एक भाषा में निकालते हो, लेकिन आपके ग्राहक अनेक भाषाओं में, अन्य भाषाओं में बोलने वाले हैं, तो उसका अनुवाद भी आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। वो मीडिया के माध्यम से भी हो सकता है। मतलब पत्रकारिता में एक आध समाचार अगर अंग्रेजी में छप जाए तो उसका सही सही जैसा का वैसा और अत्यंत समुचित ऐसा अनुवाद आप हिंदी में, मराठी में, अन्य भाषा में भी कर सकते हैं। और मीडिया के लेखन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जब से ये हमारे प्रधानमंत्री ने आए हुए हैं, उन्होंने मन की बात नाम का कार्यक्रम रखा है, और उस मन की बात कार्यक्रम में वो हर महीने के अंतिम रविवार में आकर के हिंदी में अपनी बात रखते हैं। अब हर कोई भारतीय हिंदी समझेगा ऐसा नहीं है, तो उसका अनुदित रूप मराठी में भी किया जाता है, इसे कहते हैं मीडिया अनुवाद। वह अन्य भाषाओं में, कन्नड़ में भी, मलयालम में भी, तमिल में भी, तेलुगु में भी किया जाता है, कश्मीरी में भी किया जाता है, डोगरी में भी किया जाता है, असमी में भी किया जाता है, उड़ीसी भाषा में भी किया जाता है, बांग्ला भाषा में भी किया जाता है, गुजराती भाषा में भी किया जाता है। इस कहने का मतलब यह है कि मीडिया का जो क्षेत्र है, उस मीडिया के क्षेत्र में पत्रकारिता से लेकर के जो अन्य माध्यम हैं, रेडियो जैसा माध्यम है जिसका उदाहरण मैंने मन की बात के द्वारा किया, वैसे दूरदर्शन पर भी हो सकता है। आप जानते हैं सिनेमा सिनेमा क्षेत्र में भी आज डबिंग आर्टिस्टों की बहुत जरूरत है, केवल अनुवाद लेखन तक नहीं। अपितु आज अगर हम देखते हैं कि दक्षिण के अनेक हीरो हीरोइंस उत्तर में भी लोकप्रिय हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है कि दक्षिण की बहुत सारी फिल्में, जैसे बाहुबली जैसी फिल्म है, आर्या जैसी फिल्म है, या आगे आने वाली आरआर जैसी फिल्म है, या फिर गोल्ड माइन जैसी फिल्में प्रस्तुत करते हैं जो, तो वह जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा में होती हैं फिल्में, उनका हिंदी अनुवाद पहले किया जाता है, और उस हिंदी अनुवाद के अनुसार लिप सिंकिंग के माध्यम से जैसे कि वैसे शब्द हिंदी में भी निकलने चाहिए, इस प्रकार से उसकी डबिंग की जाती है। अभी अभी मेरे ख्याल से अगर यूट्यूब पर देखेंगे आप, तो एक बहुत बढ़िया फिल्म आई है जो कन्नड़ है मूलतः, जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। वो कुरुक्षेत्र महाभारत पर आधारित है, जिसमें सोनू सूद जी ने अर्जुन का रोल किया है। बाकी के उतने कलाकार मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो फिल्म अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे अनुदित रूप में, डबिंग के रूप में, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि ये पहले कन्नड़ फिल्म थी। यानी इतना अच्छा अनुवाद, इतना सटीक अनुवाद और इतनी अच्छी डबिंग, इतनी बढ़िया डबिंग शायद आपको अन्य इसमें नहीं मिलेगी। बाहुबली में भी इसी प्रकार की डबिंग हुई थी कि आपको बिल्कुल नहीं लगा होगा कि ये मूल तमिल या तेलुगु वर्जन इसका है। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि बड़े बड़े चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, जैसे नेशनल ज्योग्राफी जैसा चैनल है, जैसे डिस्कवरी जैसा चैनल है, इनमें पहले अंग्रेजी में कार्यक्रम प्रस्तुत होते थे, लेकिन बाद में उसका डबिंग करके वो हिंदी में भी आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के जितने भी चैनल हैं, पोगो जैसा चैनल है, या निकोलोडियन जैसा चैनल है, इसमें भी मोटू पतलू पहले अंग्रेजी में पहले था, वो अब हिंदी में आ रहा है। मतलब निंजा हथौड़ी जैसा सीरियल था, वो भी हिंदी में डब करके आ रहा है। तो इसके माध्यम से ध्यान रखिए कि इसमें रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। इतना ही नहीं, हॉलीवुड की फिल्में, जैसे दक्षिण की फिल्में आप डबिंग के माध्यम से हिंदी में देखते हैं, वैसे ही डबिंग के माध्यम से आप हॉलीवुड की फिल्में भी देखते हैं। जैसे जुरासिक पार्क जैसी फिल्म है जो डब होकर के भारत में आई हुई है। इतना ही नहीं, अनेक ऐसी फिल्में हैं, एक नहीं दो, हजारों फिल्में जो हॉलीवुड की बनती हैं, वो भी एक हिंदी लोगों को समझ में आने के लिए हिंदी में उसका प्रयोग किया जाता है। मतलब देखिए कि मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद का, डबिंग का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। मतलब देखिए, सामान्य पत्रकारिता से लेकर के
अनुवाद की पत्रकारिता तक कितने बड़े काम हो सकते हैं, कितने महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं अगर आप ये सारे काम कर पाएं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप रोजगार ढूंढते हैं तो देखिए रोजगार ऐसे तो नहीं मिलेंगे, केवल बीए के बीएससी की डिग्री दिखाए और आपको रोजगार मिल गया, ऐसा नहीं है। अब डिग्री को कोई नहीं पूछेगा, आपको क्या आता है पूछेगा। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते, देखिए आजकल आज तक जैसा चैनल है या इंडिया टीवी जैसा है, इंडिया टुडे का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जी न्यूज़ है, इनमें कितने छोटे छोटे बच्चे 20-20 22-22 साल के बच्चे आज कितने बड़े बड़े एंकर बन गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप